नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जीके की पाठशाला में और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ कंप्लीट इंडियन पॉलिटी। तो दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में भी आपके लिए मैं आज कुछ खास टॉपिक लाई हूँ और उन्हें पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे आज का सुविचार। और आज का सुविचार क्या कहता है कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाखा को हिलाना पड़ता है। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाखा को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया आपको खुद ही जलाना पड़ता है। अपने हिस्से का दिया आपको खुद ही जलाना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, हमने ख्वाहिशें बना ली, सपने बना लिए कि हमने तो अपने जीवन में ये बनना है, हमने सपने बना लिए, हमने ये करना है, हमने ये करना है। लेकिन दोस्तों, उसके लिए कर्म भी तो करना पड़ेगा। जब आप उसके लिए कर्म करेंगे तभी आप अपनी ख्वाहिशों को, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो दोस्तों, राज्यसभा से संबंधित विशेष तथ्य क्या हैं? राज्यसभा से संबंधित विशेष तथ्य और राज्यसभा लोकसभा में क्या अंतर है, कैसे आप जानेंगे कि क्या राज्यसभा में होता है और क्या लोकसभा में नहीं होता है, क्या लोकसभा में होता है और क्या राज्यसभा में नहीं होता है। तो उन्हीं के बारे में मैं आपके लिए कुछ टॉपिक लाई हूँ। तो दोस्तों, जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो राज्यसभा को लोकसभा से अलग करती हैं, और वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन से हैं, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन किया गया था और उनका नाम है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन कौन सी 3 सूचियाँ? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची में जो कानून बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? केंद्र बनाता है। और राज्य सूची में कानून कौन बनाता है? राज्य बनाता है। तो केंद्र सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य बनाती है और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। अब कौन से अनुच्छेद हैं वो जो राज्यसभा को लोकसभा से अलग करती है? तो अनुच्छेद 249। तो इसके अनुसार क्या होता है अनुच्छेद 249 के कि राज्यसभा जब 2/3 मत से किसी विषय को पारित करती है, और वह किसी विषय को जब पारित करती है तो उसमें पूरे राष्ट्र के लिए वो विषय महत्वपूर्ण होता है, टॉपिक महत्वपूर्ण होता है, तब उस विषय को जब वह पारित करती है तो केंद्र सरकार भी क्या करती है? केंद्र सरकार भी उसे कानून का रूप दे देती है। ठीक है, तो उस विषय को लोकसभा में भी पारित कर दिया जाता है। पहले राज्यसभा के पास जाएगा, 2/3 मत से पारित होगा, फिर उसके बाद वो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में पारित होगा, उसके बाद केंद्र सरकार उस विषय पर कानून बनाएगी। तो पहले किस में जाएगा? राज्य सरकार में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। और वो विषय होता है, अगर राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है तभी वह विषय जो है पारित होगा। ठीक है, कहाँ पर? राज्यसभा में, लोकसभा में, और फिर तभी उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। किसी एक के कहने पर कानून केंद्र सरकार नहीं बनाएगी। ठीक है, अब अनुच्छेद 312 क्या कहता है? अनुच्छेद 312 कहता है कि अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी? IAS, IPS, IFS, जो ये सेवाएं होती हैं तो ये इन्हें क्या कहते हैं? अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। IAS, IPS, ठीक है, कौन सी? अखिल भारतीय सेवाएं, IAS, IPS, IFS। ठीक है, ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं। और यदि किसी को अखिल भारतीय सेवा में लाना है तो उसके लिए यह प्रस्ताव राज्यसभा ही 2/3 मत से पारित करती है। अगर किसी अखिल भारतीय अन्य सेवा को किस में लाना है? भारतीय सेवा में लाना है, तो यह प्रस्ताव कौन पारित करेगी? राज्यसभा ही 2/3 मत से इसे पारित करेगी। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति, जो कि क्या होता है उपराष्ट्रपति?
राज्यसभा के सभापति होते हैं और उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव जो है वो भी सबसे पहले कहाँ लाया जाता है, राज्यसभा में लाया जाता है। तो किसको, उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है, और उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वो कहाँ लाया जाता है, राज्यसभा में लाया जाता है। और यह प्रस्ताव फिर उसके बाद लोकसभा में जाता है। अब धन विधेयक जो है, तो धन विधेयक को लोकसभा में पारित किया जाता है और वहां से पारित होने के बाद यह राज्यसभा में जाएगा। तो धन विधेयक ही ऐसी विषय है जो पहले कहाँ जाएगा, लोकसभा में पारित होगा, उसके बाद पारित होने के बाद वह राज्यसभा में आएगा। और राज्यसभा को धन विधेयक पारित करने के लिए 14 दिन का समय मिलता है राज्यसभा को। और यदि राज्यसभा क्या करती है, 14 दिन में पारित नहीं करती है तो उसे स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। किसको, धन विधेयक को। ठीक है। और यह इस पर प्रस्ताव कौन लाता है, लोकसभा लाती है। ठीक है। थोड़े और अंतर देख लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, जो आपके लिए बिल्कुल क्या हो जाए, एक तरह से आपको बिल्कुल याद हो जाए कि आप भूल ही ना पाए कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर होता है। ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। लोकसभा के सदस्य जो हैं वो भारतीय नागरिकों के द्वारा वयस्क मतदान से निर्वाचित किए जाते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो भारतीय नागरिकों के द्वारा वयस्क मतदान से निर्वाचित किए जाते हैं। और राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं दोस्तों, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। किसकी, राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। किसकी, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। अब लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है, तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य जो हैं प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। किसके, राज्यसभा के। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का। और हर 2 साल में जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 552 है और राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या है वो 250 है। तो लोकसभा में कितनी है, 552 और राज्यसभा में है 250। ठीक है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। 14 दिन तक राज्यसभा यदि धन विधेयक पर अपनी सहमति नहीं देती है तो उसे स्वतः पारित मान लिया जाता है। जैसे मैंने के ऊपर बताया था ना आपको कि धन विधेयक को पारित करने का अधिकार जो है वो लोकसभा के पास है। लोकसभा उसे पारित करेगी, उसके बाद ही राज्यसभा पारित करेगी। और 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा उसे पारित नहीं करती है उस प्रस्ताव को, तो वह स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। अब धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को अधिक शक्तियां नहीं मिली हुई हैं। ठीक है। अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती हैं। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और केंद्रीय ही मंत्रिपरिषद राज्यसभा के लिए भी सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं होती है। लोकसभा के लिए होती है और राज्यसभा के लिए नहीं होती है। कौन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद नहीं होती है। ठीक है। अब लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा होती है। उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष लोकसभा में पीठासीन होते हैं। तो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा होती है, तो वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होती है। और अगर नहीं हुए लोकसभा अध्यक्ष तो उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा में पीठासीन होते हैं, वो कार्य करते हैं। ठीक है। राज्यसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा होती है और उनकी अनुपस्थिति में यह कार्य उपसभापति करते हैं। ठीक है। तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति, तो वो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो कौन होते हैं, सभापति होते हैं और उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति वो कार्य करते हैं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में। ठीक है।
फिर लोकसभा को निम्न सदन या आम जनता का सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन या राज्यों की परिषद कहा गया है। तो लोकसभा को क्या कहा गया है? निम्न सदन कहा गया है या आम जनता का सदन कहा गया है, और राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया है या राज्यों की परिषद कहा गया है। लोकसभा में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री द्वारा यदि कोई विधेयक पेश किया जाता है और वह विधेयक पारित नहीं हो पाता है तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। तो क्या हुआ इसमें कि लोकसभा में अगर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री यदि कोई विधेयक पेश करता है और वह विधेयक अगर पारित नहीं होता है तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री द्वारा यदि कोई विधेयक पेश किया जाता है तो वह विधेयक पारित अगर नहीं होगा तो पूरी कैबिनेट को क्या इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन लोकसभा में देना पड़ता है। ठीक है। अब लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है लोकसभा में, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कला, शिक्षा, समाज सेवा एवं खेल जैसे क्षेत्रों से संबंधित 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कला से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, समाज सेवा, खेल, इन क्षेत्रों से संबंधित 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में। और लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ये तो आपको आएगा ही, ये तो हमेशा आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या उम्र होनी चाहिए, तो ये तो सब आपको आता ही है कि कोई भी अगर लोकसभा का सदस्य बन रहा है तो वह पागल, दिवालिया ना हो और किसी भी सरकारी पद पर ना हो। तो आयु के बारे में भी बता दिया कि 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा में 30 वर्ष होनी चाहिए। तो और ऐसी ही योग्यताएं हैं। लेकिन दोस्तों ये जो टॉपिक हैं ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और हमेशा ये आपके लिए आएंगे भी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।